हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास 3 केस आते हैं। फर्स्ट केस है प्योर स्ट्रेटेजी, मतलब जिसमें मैक्सिमाइजेशन प्योर हो, मिनिमाइजेशन प्योर हो। इसको हम प्योर स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो प्योर मैक्सिमाइजेशन के केस के होते हैं या फिर प्योर मिनिमाइजेशन केस के होते हैं। और जो लास्ट हमारे पास होता है मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स, इसमें हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जो प्योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये हम कर चुके हैं, इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इसको आप एक बार देख के रहो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारी हो चुकी है, इसको एक बार आप देख लीजिए। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है उसमें सभी कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का ही होता है। जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल का होता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन z ऐसे होता है। लेकिन अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड जो है वो है बिग एम मेथड। इसको हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो किस तरह का होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का होगा, जैसे मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन का होता है, वैसे ही मिनिमाइजेशन के केस में हमारे पास मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। सेकंड, इसमें जो सब कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स आर मोर देन इक्वल्स टाइप होंगे, मतलब इस साइन के होंगे। अगर वो मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हमारे पास सभी कॉन्स्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल्स के होते हैं, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो हमारे पास सभी कॉन्स्ट्रेंट्स मोर देन इक्वल के होंगे। लास्ट क्या है, देयर इज़ अ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट। मिनिमाइजेशन के केस में भी मैक्सिमाइजेशन के केस में भी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती है, मतलब कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज ऑफ मिनिमाइजेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2, मतलब ये कंडीशन इसमें लगती है तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ये। सेकंड, इसमें लिखा है ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स आर मोर देन इक्वल्स टू टाइप। जो सभी कॉन्स्ट्रेन होंगे, जो सभी सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेन होंगे वो मोर देन इक्वल्स टू के होंगे। फर्स्ट कॉन्स्ट्रेन मोर देन इक्वल्स टू है, सेकंड कॉन्स्ट्रेन मोर देन इक्वल्स टू है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की। देयर इज़ अ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट। जो हमारी वैल्यूज़ है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम दोनों चेक करते हैं तो दोनों में नेगेटिव नहीं है। अगर क्वेश्चन सोल्व करने पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है इन दोनों में से तो हम इसको करेक्ट करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम कौन सी है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन तो हमने एक बार रीड कर ही लिया है। सोल्व दी फॉलोइंग LPP बाय बिग एम मेथड और पेनल्टी मेथड। मिनिमाइजेशन का केस है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट गिवन है x1 x2 मोर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख लोगे तो आपको प्रोसीजर अच्छी तरह समझ आ जाएगा, आपके सभी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं, इसमें प्रोसीजर क्या है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारे पास प्रोसीजर फॉर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द अनइक्वल इक्वेशन टू मेक इट इक्वल। सबसे पहले हमें प्रोसीजर में जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट गिवन है वो अनइक्वल है। हम उसको अनइक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी एक साइड उसकी दूसरी साइड से बड़ी है। हमने क्वेश्चन में देखा था हमारे पास ये वाला साइन था मोर देन इक्वल्स टू, मतलब उसकी ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़ी है।
एक बार क्वेश्चन में दिखा देते हैं हम। ये था हमारे पास क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, सबसे पहले हम अपने अनइक्वल को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में। हम इसको अनइक्वल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी एक साइड, ये वाली साइड बड़ी है इस वाली साइड से, इसका मतलब ये इक्वेशन अनइक्वल है। हम इसको पहले इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द अनइक्वल इक्वेशन टू मेक इट इक्वल। ये हमारे पास अनइक्वल इक्वेशन है, हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है बाय सब्ट्रैक्टिंग दी स्लैक वैल्यू। स्लैक वैल्यू मतलब एस, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी जो ज़ीरो वैल्यू होती है। हम सिर्फ इसको इक्वल करने के लिए इसमें एस जो है वो लेस करेंगे। तो हम फर्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट के लिए। सो ये लिखा हमने सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। क्या है हमारे पास पहली इक्वेशन? 2x1 प्लस 5x2। हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट दी स्लैक वैल्यू। तो हम इसमें से स्लैक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको 1 का नाम दिया है। सब स्लैक वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1500। अब ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू बड़ी थी, इसमें ऐसी एक वैल्यू थी जिसके कारण ये वाली वैल्यू 1500 से ज़्यादा है। अब हमने वो एक वैल्यू जो है वो लेस कर दी है, इसलिए इक्वल हो गया। लेकिन हमने जो कंडीशन पढ़ी थी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, अगर हम इसमें से कोई वैल्यू लेस कर रहे हैं, उस वैल्यू की हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ना जाए, हम इसमें एक आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रोसीजर था बाय सब्ट्रैक्टिंग दी स्लैक वैल्यू। हम अपनी इक्वेशन को इक्वल कैसे बनाएंगे? स्लैक वैल्यू को लेस करके एंड बाय एडिंग दी आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हम इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ऐसा किया, अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x1 प्लस x2। इसमें स्लैक वैल्यू लेस कर देंगे, इसको हम नाम देंगे स्लैक वैल्यू 2। ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसको हम नाम देंगे a2। तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई। यहाँ पर हमारी इक्वेशन अनइक्वल थी। अनइक्वल क्यों थी? क्योंकि ये वैल्यू 1500 से ज़्यादा थी, ये वैल्यू 1200 से ज़्यादा थी। इसको इक्वल करने के लिए हम इसमें से स्लैक वैल्यू लेस करेंगे, आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड करेंगे। स्लैक वैल्यू लेस की, इक्वल करने के लिए आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड की, ताकि नेगेटिव साइन ना आए, नॉन नेगेटिव जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है वो बनी रहे। तो ये हमने इक्वल कर लिया। ये प्रोसीजर था सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए। जो भी हमने प्रोसेस किया वो था प्रोसीजर फॉर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। अब ऐसे ही अब हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी प्रोसीजर देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है। सो ये हमारे पास प्रोसीजर फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करेंगे? एडिंग दी स्लैक वैल्यू विद कोएफिशिएंट 0। जो स्लैक वैल्यू हमने सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट में लेस की थी, वही हम स्लैक वैल्यू अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो हिस्सा बन जाएगी। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। मतलब कि स्लैक वैल्यू हम कैसे ऐड करेंगे? 0s1 0s2, ये कोएफिशिएंट है। सेकंड हम क्या करेंगे? एंड एडिंग दी आर्टिफिशियल वैल्यू विद कोएफिशिएंट m। मतलब हम जो हमने a लिखा था अब उसको भी ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिस्सा बन जाएगा। कैसे ऐड करेंगे? साथ में m कोएफिशिएंट लगाकर। इसमें कोएफिशिएंट 0 होगा और आर्टिफिशियल वैल्यू में कोएफिशिएंट m होगा। 0 का मतलब तो 0 कोई वैल्यू नहीं, लेकिन m का मतलब है एनी लार्जेस्ट वैल्यू, जिसके बारे में हमें नहीं पता। m का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, वो वैल्यू लार्जेस्ट जितनी मर्जी हो सकती है। तो अब हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ये चेंजेस कर देते हैं। सो अब हम लिख देते हैं मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x1
प्लस 6x2। अब इसमें प्रोसीजर क्या था, हम स्लैक वैल्यू ऐड करेंगे विद कोफिशेंट 0, ऐड 0s1 ऐड 0s2। और सेकंड क्या था, एंड एडिंग द आर्टिफिशियल वैल्यू विद कोफिशेंट m। आर्टिफिशियल वैल्यू भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमने कन्वर्ट करके लिख लिया है। और नीचे हमारे पास है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, जिसको हमने कन्वर्ट करके लिख लिया है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पूरा था फर्स्ट स्टेप, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम आगे प्रोसीजर देखते हैं। सो आगे हमारे पास प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू गेट द सॉल्यूशन। पहले हमने प्रोसीजर पढ़ा सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट का, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट को कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर पढ़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया। उन दोनों को कन्वर्ट करने से हमारे पास फर्स्ट स्टेप आया। अब ये सेकंड स्टेप है, आफ्टर कन्वर्टिंग दी एस टी सी एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एस टी मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। आफ्टर कन्वर्टिंग दी सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू शो ऑल द वेरिएबल्स इन आर टेबल कॉल्ड सिंप्लेक्स टेबल। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। जो भी वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट करने के बाद आई है, हम उसको यूज़ करेंगे अपना सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए। तो हम सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं। सो ये है हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल 1। इसको कैसे बनाना है, CBI, CJ, BV, सॉल्यूशन, रेशो, ये हमारे पास टेबल होगा। इसमें वैल्यूज़ हैं CBI, CBI मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, CJ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, BV मतलब बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन एंड रेशो। अब जो हमारे पास कन्वर्ट करके फर्स्ट स्टेप आया है, हम उसको यूज़ करते हुए अपना ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो हमने कन्वर्ट किया था। इसमें CJ लिखेंगे, CJ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोएफिशिएंट हम किसको कहते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है हम उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब 5, 6, 0, 0। इसमें m लार्जेस्ट नंबर है, इसलिए इसको भी हम न्यूमेरिकल कहेंगे। इसमें m लार्जेस्ट नंबर है, तो इसको भी हम न्यूमेरिकल वर्ड ही कहेंगे। तो इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं, 5, 6, 0, 0, m, m। बेसिक वेरिएबल इसमें है x1, x2, s1, s2, a1, a2, जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं। उसको भी लिख लेते हैं, x1, x2, s1, s2, a1 एंड a2। इसमें जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल की। मैक्सिमाइजेशन के केस में हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स नहीं होते। लेकिन मिनिमाइजेशन के केस में हमारे पास ये दोनों वेरिएबल एडिशनल हैं, तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। बेसिक वेरिएबल हमारे पास है a1, a2 जो कि अल्फ़ाबेटिकल है, a1, a2, और mm लार्जेस्ट नंबर है जो कि कोएफिशिएंट है, तो इधर हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं m एंड m। तो ये हमारे पास अपने टेबल की आउटलाइन हो गई। अब हम इसको इंटरनली भी फिल कर लेते हैं। इंटरनली कैसे फिल करेंगे, अब जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है हम वो इधर फिल करेंगे। x1 के पास 2, तो इधर हम 2 लिखेंगे। x2 के पास 5, 5। s1 इधर माइनस में है, तो हम माइनस की वैल्यू इंक्लूड करेंगे और 1 लिखेंगे, -1। s2 इसमें नहीं है तो 0। a1 इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी मतलब 1, और a2 इसमें नहीं है तो 0। ऐसे ही अब हम a2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 3, 1। s1 इसमें नहीं है तो 0,
-1 S2 -1, A1 इसमें नहीं है तो 0, A2 इसमें 1। अब सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है 1500 एंड 1200, तो इधर हम लिख लेते हैं 1500 एंड 1200। रेशो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि टेबल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, सेकंड स्टेप में हमने टेबल ड्रॉ कर लिया सिंप्लेक्स। अब थर्ड स्टेप में है कंप्यूटेड ZJ वैल्यू। अब ZJ वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम टेबल में देख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, ZJ वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं हम ZJ वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें हम लिखेंगे ZJ। अब ZJ वैसे वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ हमारे पास M है, यहाँ पर भी M है। M को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस M को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम इसमें लिखेंगे। एक बार मैं रफ में बता देता हूँ कैसे करना है। ZJ वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, जो हमारे पास M है, फॉर्मूला आप रहने दीजिए, फॉर्मूले से आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए फॉर्मूला रहने दीजिए। हम सीधा ही इसको बता देते हैं। ZJ वैल्यू कैसे निकालनी है, M × 2 प्लस M × 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2M प्लस 3M, टोटल क्या आ गया 5M। तो जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आई वो है 5M। ऐसे ही सेकंड की वैल्यू हम निकाल लेंगे, M × 5 प्लस M × 1। तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई 5M प्लस 1M = 6M। तो इधर हम 6M लिखेंगे। ऐसे ही इसके साथ, ऐसे ही इसके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ हमारी सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू और करके दिखा देते हैं। थर्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, M × -1 प्लस M × 0। तो ये आ गया -M, ये आ गया +0। तो हमारे पास वैल्यू आएगी -M। तो हम लिख लेते हैं इधर -M। ऐसे ही फोर्थ की भी, ऐसे ही फिफ्थ की भी, और ऐसे ही हम सिक्स्थ की भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैं फाइंड आउट करके लिख देता हूँ, आप अपने आप फाइंड आउट करके एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की भी। इसके बाद क्या प्रोसीजर है हम वो चेक कर लेते हैं। हमारा थर्ड ZJ वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब फोर्थ जो स्टेप है वो है कंप्यूटिंग CJ - ZJ वैल्यू। अब हम CJ में से ZJ वैल्यू माइनस करेंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे पास CJ वैल्यू, ये है हमारे पास ZJ वैल्यू। तो हम नेक्स्ट स्टेप CJ - ZJ वैल्यू करके फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 - 5M, क्योंकि इसके साथ अल्फ़ाबेट लगा हुआ है वो लार्जेस्ट नंबर का है, इसलिए हम माइनस करके तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अब हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट 5 - 5M लिख देंगे। ऐसे ही 6 - 6M, 0 - -M मतलब प्लस का M हो गया, 0 - -M प्लस का M हो गया, M - M 0, M - M 0। तो ये हमने अपना नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो कर लिया, जहाँ पर हमने CJ - ZJ वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ स्टेप में इन्होंने कहा है CJ - ZJ वैल्यू शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब जो अभी हमने CJ - ZJ वैल्यू फाइंड आउट की है उनकी वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से ऊपर पॉजिटिव हो। ऐसी कंडीशन क्यों है हम वो चेक कर लेते हैं। सो ये थी हमारे पास कंडीशन टू चेक दी ऑप्टिमैलिटी। तो हमने LPP को यूज़ इसलिए किया था ताकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उससे अपना ऑप्टिमल रिजल्ट निकाल सके।
तो जो हमने सॉल्यूशन अब फर्म को देना है, हम उसको भी तो चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो वो चेक करने की कंडीशन हमें क्या है मिनिमाइजेशन के केस में, दैट ऑल सी जे माइनस जेड जे वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन ज़ीरो। मतलब कि जो भी हमने सी जे माइनस जेड जे वैल्यू फाइंड आउट की है, 5 माइनस 5m, 6 माइनस 6m, ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो या तो ज़ीरो हों या तो पॉजिटिव में हों, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के मतलब नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हम अपनी सी जे माइनस जेड जे वैल्यू एक बार फिर चेक करते हैं, कोई नेगेटिव है कि नहीं है। जी अगर कोई नेगेटिव है तो उसमें से हम हाईएस्ट नेगेटिव को चूज़ करेंगे। क्यों चूज़ करेंगे? ताकि हम अपना ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। फिफ्थ में हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है या कौन सी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये हम चेक कर लेंगे। सिक्स स्टेप क्या कहता है? कंटिन्यू स्टेप 2 3 4 5। स्टेप 2 टेबल बनाना, स्टेप 3 जेड जे वैल्यू फाइंड आउट करना, स्टेप 4 सी जे माइनस जेड जे वैल्यू करना, स्टेप 5 वैल्यू को चेक करना। ये सभी स्टेप्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाता। तो हम पहले टेबल में देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं है। अगर है तो उसमें से अब हम चेंजेस कैसे करेंगे, न्यू टेबल कैसे बनाएंगे, उसमें जेड जे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी के 4 5 6 स्टेप कैसे करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है या कौन सी वैल्यू ज़ीरो से नीचे है। सो ये था हमारे पास फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हमने ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है या कौन सी वैल्यू ज़ीरो से नीचे है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये नेगेटिव है, 5 माइनस 5m, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, 6 माइनस 6m, बाकी सब पॉजिटिव हैं या तो ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये सभी सॉल्यूशन तो ठीक है लेकिन इन दोनों सॉल्यूशन में मिस्टेक है, इससे हमारा ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट नेगेटिव है -6m हमारे पास हाईएस्ट नेगेटिव है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास कॉलम। अब कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, की कॉलम। इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको रो। तो ये हमारे पास की कॉलम है, की कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, की कॉलम। अब जो की कॉलम आया है उससे हम अपना रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। 1500 डिवाइडेड बाय 5 300, 1200 डिवाइडेड बाय 1 तो 1200। अब हमने की कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब हम की रो सेलेक्ट करेंगे। की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमने हाईएस्ट नेगेटिव फाइंड आउट किया है। अब हम की रो सेलेक्ट करने के लिए लोएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो वैल्यू जो पॉजिटिव में हो और लोएस्ट हो। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती हम उसको इग्नोर करते, जैसे कि ये समझ लो नेगेटिव होती तो हम इसको चूज़ करते, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है और लोएस्ट भी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी हो गई की कॉलम, ये हमारी हो गई की रो। अब इस कॉलम और इस रो को यूज़ करते हुए हम अपना नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल कैसे बनाना है उसका एक फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। सो ये है हमारे पास फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू। हमने की कॉलम फाइंड आउट की थी, उसकी कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू लेंगे हम, मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, की रो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, उसकी कोरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू लेंगे, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब की एलिमेंट क्या है हम टेबल में देखते हैं। फॉर्मूला ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो फॉर्मूला अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं और की एलिमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। सो ये थी हमारे पास की कॉलम, ये थी हमारे पास की रो। जो डबल साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, मतलब ये 5
5 हमारे पास क्या है, की एलिमेंट। तो अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। सो अब हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपना जो है वो सेकंड टेबल बना लेंगे। सो ये हमारे पास सेकंड टेबल, इसमें कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैसे ही लिख देंगे 5 6 0 0। अब हम इसमें A1 और M ये नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा की एलिमेंट 5 है। 5 को हम इससे चेक करेंगे। देखो A1 जो हमारा है वो है लिविंग वेरिएबल, क्योंकि इसके कारण हमारे A1 के कारण हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो A1 जो हमारा है वो लिविंग वेरिएबल है और X2 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। हम इधर X2 लिखेंगे और इधर A2 लिखेंगे। जो A1 है वो हमारा लिविंग वेरिएबल, मतलब उसको अब हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसकी वजह से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा। यही रीज़न है, हम इधर से भी A1 को निकाल देंगे और A2 लिख देंगे। बाकी सभी वैल्यूज़ वैसी रहेंगी, X1 X2 S1 और X2। इसमें X2 की वैल्यू अब M नहीं आएगी, X2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर M लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड टेबल है। अब जो इसकी इंटरनल वैल्यूज़ हमने लिखनी है वो अब हम फॉर्मूला यूज़ करके लिखेंगे। फॉर्मूला हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन लेते हैं। जो हमने फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला है A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। A1 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, A1 की वैल्यू हम बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी एलिमेंट A1 में हैं उसको डिवाइड कर देंगे हम की एलिमेंट के साथ। तो की एलिमेंट के साथ डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 2/5, 5/5 मतलब 1 माइनस 1/5 0। इसमें हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसमें 0। अब इसकी वैल्यू अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हुए। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था ओल्ड वैल्यू। फर्स्ट ये ओल्ड वैल्यू है A2 की, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू, ये की कोलन है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो, ये की रो है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग की रो की वैल्यू 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट हमारे पास 5 है। हमारे पास वैल्यू आ गई 3/1 माइनस 2/5। एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू आ गई 13/5। तो ये अब हम फर्स्ट प्लेस करेंगे। सेकंड में हम देखते हैं ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन की वैल्यू, हमारी यही कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी क्योंकि और कोई हमारे पास की कॉलम नहीं है, हमारी की कॉलम यही है, तो इसको हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट की ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। ये थर्ड की वैल्यू थी। ऐसे अब हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिख लेंगे। तो हमने ये 3 वैल्यू फाइंड आउट की थी, पहले हम फर्स्ट 3 लिख लेते हैं। ऐसे अब हम इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया सिंप्लेक्स टेबल सेकंड। इनकी वैल्यू सॉल्यूशन भी अब हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन भी वैसे लिखेंगे। इस रो के लिए डिवाइडेड बाय 5, 1500 डिवाइडेड बाय 5 300। इस रो के लिए वही फॉर्मूला ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग, इसको हम सोल्व करके बता ही देते हैं। ओल्ड वैल्यू 1200 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 900। 1200 माइनस 300 तो 900। तो ये हमारे पास सेकंड टेबल आ गया। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद हमारा प्रोसीजर वही
पहले हम अब ये पूरा टेबल सॉल्व करने के बाद अब हम अपनी ZJ और CJ ZJ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। जो ZJ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोसीजर वही 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस M मल्टीप्लाई बाय दिस करके दिखा देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस M मल्टीप्लाई बाय 13/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5 प्लस 13M/5। इसका एलसीएम लेके 5 आ गया, तो ये हमारे पास 12 प्लस 13M जो फर्स्ट वैल्यू आई, तो हम लिख देते हैं 12 प्लस 13M/5। ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस M मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास आ गया 6 प्लस 0, तो वैल्यू जो आई 6, सेकंड की वैल्यू 6। ऐसे ही थर्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय -1/5 प्लस M मल्टीप्लाई 1/5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -6/5 प्लस M/5। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 5, वैल्यू आई -6 प्लस 5, -6 प्लस M/5। ऐसे इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। 6 इंटू 0 0, M इंटू -1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -M। 6 इंटू 0 0, 0 प्लस M, तो वैल्यू क्या आ गई M। ऐसे ही अब हम CJ माइनस ZJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये थी हमारे पास ZJ वैल्यू। अब CJ माइनस ZJ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। CJ हमारे पास है 5, और फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आई थी ZJ की 12 प्लस 13M/5। इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 13 माइनस 13M/5। तो ये फर्स्ट की वैल्यू लिख लेते हैं हम, 13 माइनस 13M/5। सेकंड जो है 6 माइनस 6 0, तो इसमें हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 0 माइनस -6 प्लस M/5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस से हमारे साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, सॉरी इधर -6 माइनस M/5, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर 6 माइनस M/5। उसके बाद 0 माइनस -M प्लस का M हो जाएगा, M माइनस M 0। अभी हमारे पास टोटली न्यू टेबल आ गया है, सिंप्लेक्स टेबल 2। अब इसमें भी हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हमारी थी ऑल CJ माइनस ZJ वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0 और मोर देन 0, मतलब या तो 0 हो या तो 0 से ऊपर हो। ये कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ में नेगेटिव साइन है, तो इनमें से जो हाईएस्ट नेगेटिव होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हाईएस्ट नेगेटिव हमारा ये है, हम इसकी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर वही। अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। जिसकी लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी हम उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सो 300 डिवाइडेड बाय 2/5 हमारे पास वैल्यू आएगी 750। 900 डिवाइडेड बाय 13/5 हमारे पास वैल्यू आएगी 4500 डिवाइडेड बाय 13। क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रही है इसलिए हमने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया। अब इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू है अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है वो है ये, तो हम इसकी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने रो को सिलेक्ट कर लिया। अब x2 जो है वो लीविंग वेरिएबल है, मतलब इसके कारण हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, जैसे कि हमने पहले टेबल में किया था। x1 एंटरिंग वेरिएबल है, अब हम a2 की जगह x2 लिखेंगे, और हमारा ये वाला वेरिएबल जो है ये लीविंग वेरिएबल है, इसको हम
अब हम इसको नहीं लिखेंगे हमारे थर्ड टेबल में। तो थर्ड टेबल बना लेते हैं। थर्ड टेबल में भी जो ये एलिमेंट है इस लाइन को, इस रो को ड्राइव करने के लिए यूज़ होगा, मतलब 13/5 डिवाइडेड बाय 13/5। लेकिन इस रो के लिए हमारा वही फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो अब हम अपना थर्ड टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें भी चेक करेंगे क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। सो ये है हमारे पास सिंप्लेक्स का थर्ड टेबल, जिसमें हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो हमारा है वो लिविंग वेरिएबल है। x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, हमने यहाँ पर x1 लिखा और उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 5 थी हमने वो लिख दी, ये वाली 5, जैसे हमने यहाँ पर x2 की लिखी थी। अब हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम जो इसकी वैल्यू है वो तो बहुत इजी है, इसको हम बिना कैलकुलेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं। 13/5 डिवाइडेड बाय 13/5 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/13 आ जाएगी और S2 की वैल्यू हमारे पास -5/13। इसकी वैल्यू भी वैसे फाइंड आउट करेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा इसलिए हमने इसकी वैल्यू ऐसे लिख दी। फॉर्मूला वही है, हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे 13/5 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फॉर्मूला जो देखा था उसी को यूज़ करेंगे। ये था हमारे पास फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो अब हम सेकंड टेबल को यूज़ करके ये फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट की वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 2/5 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन वैल्यू, क्योंकि ये की कॉलम है इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यही होगी, मल्टीप्लाई बाय रो की रो 13/5 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, हमारा की एलिमेंट 13/5 है, तो हमारी फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऐसे अब हम सेकंड की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कोलन 2/5 मल्टीप्लाई बाय की रो 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 13/5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 0, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 0। ऐसे अब हम थर्ड की भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड वैल्यू माइनस 1/5 माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन वैल्यू 2/5 मल्टीप्लाई बाय रो 1/5 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 13/5। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -3/13। ऐसे हम इन दोनों की भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ऐसे अब हम फिफ्थ की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू 0 माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो इसकी वैल्यू आएगी वो है 2/13। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट ही नहीं करनी क्योंकि ये लिविंग वेरिएबल है, इसको हम अपने नेक्स्ट टेबल में जगह नहीं देंगे। अब इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कोलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट,
की एलिमेंट। हमारे पास आंसर आएगा 2100 डिवाइडेड बाय 13। तो इन सब वैल्यू को अब हम अपने टेबल में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू 0, सेकंड की वैल्यू 1 है, सॉरी 1 माइनस 0 1 1, थर्ड की वैल्यू -3/13, उसके बाद S2 की वैल्यू 2/13। ये हमारा लिविंग वेरिएबल है तो इधर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसकी वैल्यू 2100 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास थर्ड टेबल आ गया। अब इसमें भी अब हम ZJ वैल्यू देखेंगे, फिर CJ माइनस ZJ वैल्यू देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं। ZJ वैल्यू हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 5 5। तो ये फर्स्ट की वैल्यू। सेकंड की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी 6। ऐसे ही अब हम इन दोनों की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई -3/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/13। ऐसे ही नेक्स्ट की 6 मल्टीप्लाई बाई 2/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -5/13। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिख लेते। तो इनकी वैल्यू आई है -1 एंड -1। इधर लिख देते हैं -1 एंड -1। अब CJ माइनस ZJ वैल्यू, CJ 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 0 माइनस -1 प्लस 1, 0 माइनस -1 प्लस 1। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, ऑल CJ माइनस ZJ वैल्यू मस्ट बी, शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन 0। या तो वो 0 हो या तो 0 से ऊपर हो, नेगेटिव में ना हो। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इसमें अब हम इसका आंसर लिख देंगे, x की वैल्यू, x2 की वैल्यू और ZJ वैल्यू, मतलब कि Z की वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास x1 की वैल्यू आई वो है सॉल्यूशन में 4500 डिवाइडेड बाय 13। जो x2 की वैल्यू आई है वो है 2100 डिवाइडेड बाय 13। जो ZJ की वैल्यू आई है अब हम इसमें भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इसमें भी अब हम ZJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ZJ की वैल्यू इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2100 डिवाइडेड बाय 3। इधर कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई 2100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4500 डिवाइडेड बाय 13। सॉरी इसमें 13 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है, पॉइंट्स में है लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे 2700। तो इधर हम लिखेंगे 2700। तो हमारी ZJ वैल्यू क्या आ गई 2700। तो ये हमारा आंसर है। सिर्फ इतना छोटा सा आंसर निकालने के लिए हमें इतना सारे ही कैलकुलेशंस करनी पड़ी, इतने सारे टेबल सोल्व करने पड़े। लेकिन आई होप इतनी अच्छी तरह समझाने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं, कब तक हमें ये स्टेप्स फॉलो करते रहने हैं, जब तक हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता। एक बार मैं स्टेप्स आपको दोबारा समझा देता हूँ। सो ये थे हमारे पास स्टेप जो हमने पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज़ किए थे। आफ्टर कन्वर्टिंग दी STC एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले हमने STC और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट किया। उसको कन्वर्ट करने के बाद हमने अपना फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाया। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के बाद उसमें हमने ZJ वैल्यू फाइंड आउट की, फिर CJ माइनस ZJ वैल्यू फाइंड आउट की, फिर चेक किया कि CJ माइनस ZJ वैल्यू 0 या 0 से ऊपर हैं। जी अगर नेगेटिव हैं तो हम उसमें से हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उस कॉलम को हम अपने सॉल्यूशन से डिवाइड करने के बाद अपनी रेशोज़ निकालेंगे। रेशो में जो लोएस्ट पॉजिटिव रेशो आएगी उसकी रो को सिलेक्ट करेंगे।
फिर जिस एलिमेंट को हम की एलिमेंट कहते हैं उसको यूज़ करते हुए हम उस रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड फॉर्मूला लगा के हम अपनी सेकंड रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये प्रोसीजर, ये तीनों स्टेप्स 2 3 4 5 ये तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरे समझाए हुए सम अच्छी तरह समझ आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली आने वाली वीडियो हमारी मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स की होगी जिसमें हम मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ करते हुए सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। टिल देन, बाय बाय।